Alright, so hi guys, again welcome you all here in this session of Indian legal history. So finally we are done with the three settlements of Madras, Bombay and Calcutta. And in this video we will discuss about the Mayor's Court, which was established in 1726. So for introducing a uniform system of judicial administration in India, the Crown issued a charter of 1726. हमारी कंट्री इंडिया में एक यूनिफॉर्म एक फेयर सिस्टम ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो इंग्लैंड के क्राउन थे उन्होंने एक चार्टर इशू किया 1726 में, जिसके द्वारा मेयर्स कोर्ट इस्टेब्लिश हुई हमारे इंडिया में इन द थ्री प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा. द क्राउन issued a charter of 1726 for establishing a mayor's court in the presidencies of Bombay, Madras and Calcutta. This was a brief introduction of this. Now let's discuss what were the reasons due to which the Crown issued the charter and due to which the Mayor's Court came into existence. So first, the judicial administration prevailing in the three presidencies were unsatisfactory. Guys, जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो जुडिशियल सिस्टम प्रिवेल कर रहा था हमारी थ्री प्रेसिडेंसीज में पहले से, वो अनसेटिस्फैक्ट्री था. अनसेटिस्फैक्ट्री मीन्स वो बायस था, वो प्रॉपर वर्किंग नहीं था, वहाँ कोर्ट्स प्रॉपरली वर्क नहीं करती थी और वो एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा था. तो इसलिए इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा. दूसरा रीज़न क्या था? एज द ग्रोथ ऑफ द कंपनीज ट्रेड वॉज इंक्रीजिंग इन इंडिया, द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिशर्स वॉज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड सब्सिक्वेंटली मोर केसेज वर कमिंग टू द कोर्ट फॉर डिसीजंस. मीन्स कि जैसे जैसे कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड हमारे इंडिया में बढ़ रहा था, उसका बिजनेस, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का स्टेब्लिशमेंट, फ्लरिशमेंट हमारी कंट्री में हो रहा था, उसे उतने ही जैसे यहाँ पे ट्रेडर्स आ रहे थे तो उनकी फैमिलीज भी स्टेब्लिश होने आ रही थी. तो इस तरह से ब्रिटिशर्स की पॉपुलेशन भी हमारी कंट्री में बहुत बढ़ गई और जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ी तो फिर केसेस भी बढ़ने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस आने लगे फॉर डिसीजंस. तो ये भी एक रीज़न था जिस वजह से क्राउन को मेयर एक्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा. नेक्स्ट रीज़न क्या था? द कंपनी वांटेड दैट द पावर ऑफ कोर्ट्स शुड बी डिराइव्ड बाय सम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सेटल अ यूनिफॉर्म जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन. मीन्स कंपनी चाहती थी कि जो कोर्ट की जो पावर्स हैं, कोर्ट का जो कंट्रोल है, वो सब कुछ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट मीन्स कि दोज हु कैन वेल डिफाइंडली हैंडल द केसेस, हु कैन वेली वर्क आउट विद द केसेस. तो ऐसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहिए थी जो इन कोर्ट्स को वर्कआउट कर सके एंड जिसकी वजह से हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रेसिडेंसीज में वो एक यूनिफॉर्मिटी के साथ सेटल डाउन हो सके. तो ये भी एक रीज़न था कि कोर्ट वांटेड टू हैव अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सेटल द कोर्ट्स, टू होल्ड द पावर ऑफ द कोर्ट्स. नेक्स्ट रीज़न क्या था? बाय एनकरेजिंग विद द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ मेयर्स कोर्ट इन मद्रास. एज मे बी अगर आप लोगों ने मेरा सेटलमेंट ऑफ मद्रास वीडियो देखा है तो उसमें थर्ड फेज में मैंने बताया है कि मेयर्स कोर्ट का स्टेब्लिशमेंट हुआ था, कॉर्पोरेशन का स्टेब्लिशमेंट हुआ था. तो ड्यू टू दैट सक्सेस, उसकी सक्सेस को देखते हुए कंपनी ने डिसाइड किया कि हमें सेम कोर्ट, सेम कॉर्पोरेशन बॉम्बे और कैलकाटा में भी सेटल करना चाहिए. तो ये भी एक रीज़न था. एंड द लास्ट रीज़न वॉज मेनी इंग्लिश मैन हु सेटल्ड इन इंडिया डाइड लीविंग बिहाइंड देयर प्रॉपर्टी and this created problem for the company relating to distribution or disposal of such assets. क्या हुआ था कि like I told you कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी, इंग्लिश सर्वेंट्स हमारे कंट्री में आके सेटल डाउन हो रहे थे. तो like जो इंग्लिशमैन यहाँ आकर रह रहे थे वो, और जब वो मर जाते थे उनके बाद उनकी प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल, वो वहीं रह जाती थी. मतलब कि कोई उनका सक्सेसर नहीं था जो उनको उसको डिस्पोज कर सके या उसको हैंडल कर सके. तो इस वजह से कंपनी के पास काफ़ी सारे ऐसे केसेस आने लगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें असेट्स को, प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोज करें. सो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड दिस इशू, कोर्ट वाज नीडेड विच कुड डिसाइड द टेस्टामेंट्री एंड इंटरस्टेट सक्सेशन केसेस. तो
इस तरह के इश्यूज़ को, इस तरह के प्रॉब्लम्स को रिमूव आउट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए कंपनी को नीड थी एक ऐसी कोर्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए जो कि टेस्टामेंट्री रिलेटेड, मीन्स द केसेस विच आर रिलेटेड टू विल, वसीयत से रिलेटेड केसेस, और इंटेस्टेट सक्सेशन, मीन्स वो वैसी वसीयतें, वैसी विल्स जिसका कोई मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसके पास कोई वैलिड विल नहीं है, ये नहीं पता कि इसका एक्चुअल सक्सेसर है कौन। तो इस तरह के केसेस को सेटल डाउन करने के लिए देयर वाज अ नीड टू एस्टेब्लिश अ कोर्ट, and finally it was introduced by a charter of 1726 that came to be known as Mayor's Code. So these were the basic 5 reasons due to which this code came into existence. Now coming forward with what were the provisions of this Mayor's Code. So there are basically 5 provisions. First, establishment of corporation at Bombay and Calcutta, means किस तरह से जो बॉम्बे और कैलकाटा में ये कॉर्पोरेशन मीन्स दिस मेयर्स कोड कैसे इस्टेब्लिश हुआ। द चार्टर लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन एट बॉम्बे एंड कैलकाटा विच वॉज ऑलरेडी देयर इन मद्रास। एज आई राइट नाउ टोल्ड यू कि मद्रास में ये कॉर्पोरेशन ऑलरेडी था, वी हैव डिस्कस द सेम इन द सेटलमेंट ऑफ मद्रास। तो वही कॉर्पोरेशन उन्होंने अब चार्टर के द्वारा बॉम्बे और कैलकाटा में भी इस्टेब्लिश करा गया। इस कॉर्पोरेशन के अंदर एक मेयर होता है और 9 एल्डरमैन होता है। एल्डरमैन में से 7 एल्डरमैन शुड बी प्योर इंग्लिशमैन एंड 2 कैन बी ऑफ एनी नेशनैलिटी, ठीक है। एंड द फर्स्ट मेयर एंड द फर्स्ट एल्डरमैन वॉज टू बी सेलेक्टेड बाय द चार्टर इटसेल्फ। जो कॉर्पोरेशन का पहला मेयर और पहला एल्डरमैन होता था वो चार्टर खुद डिसाइड करता था, उसको खुद अपॉइंट करता था। एल्डरमैन वर टू होल्ड ऑफिस फॉर लाइफ और टिल देयर रेसिडेंस इन दैट टाउन। एल्डरमैन जो होता था उसको पूरा अपने लाइफ टाइम को अपना जो डेजिग्नेशन है उसको होल्ड करना होता था, अपना ऑफिस को में ही उसको होल्ड करना होता था, या फिर तब तक या जब तक वो उस टाउन में उस प्रेसिडेंसी में रह रहा है। लेकिन कोई भी एल्डरमैन इजीली रिमूव हो सकता था बाय द गवर्नर एंड काउंसिल, अगर कोई भी रीज़न जेन्युइन है तो उसके लिए वो उसको हटा सकता था, मतलब गवर्नर इन काउंसिल के पास ही अथॉरिटी प्रोवाइडेड थी। नाउ सेकेंड प्रोविजन इज मेयर्स कोड इन प्रेसिडेंसी टाउन्स, मतलब मेयर्स कोड किस तरह से प्रेसिडेंसी टाउन दैट इज मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा में कैसे इस्टेब्लिश हुआ। द कोर्ट वॉज एम्पावर्ड टू डिसाइड द सिविल केसेस। ये कोर्ट जो थी सिर्फ सिविल केसेस को हैंडल आउट करती थी। इसके अंदर एक मेयर और 2 एल्डरमैन मिलके एक कोरम फॉर्म करते थे, ठीक है। ये जो कोर्ट थी ये टेस्टामेंट्री केसेस को भी हैंडल करती थी, हमने रीजन पढ़ा था। टेस्टामेंट्री मीन्स द केसेस रिलेटेड टू द विल। द कोर्ट हैड इट सिटिंग्स इक्वल टू और लेस देन 3 a week, मतलब या तो वो हफ्ते में 3 दिन होगी या 3 से कम, मतलब उसकी सिटिंग्स 3 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती थी पर वीक। अपील्स जो होती थी मेयर्स कोर्ट की वो गवर्नर एंड काउंसिल के पास जाती थी, लेकिन जो केसेस 1000 पगोडास की वैल्यू से अप हो जाते थे उनकी अपील्स किंग एंड काउंसिल के पास जाती थी। पगोडास एक तरह से दे आर अ गोल्ड कॉइन और विच आर इक्वल टू 3 rupees, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल इन द establishment or mayor's code in the presidency town. Third is crime and punishment, third provision. As guys, the court had its jurisdiction in civil cases only and there was no criminal jurisdiction in mayor's code. Mayor's code जो था वो कोई भी criminal jurisdiction को handle out नहीं करता था. It only used to handle civil and testamentary cases. नाउ अब क्वेश्चन अराइजेस कि अगर अब सिविल करता है तो प्रेसिडेंसीज में क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन क्राइम्स तो होंगे डेफिनेटली, तो उनका जुरिस्डिक्शन करने के लिए भी कोई अथॉरिटी होनी चाहिए. सो फॉर दैट अ गवर्नर एंड 5 सीनियर मेंबर ऑफ काउंसिल वर अपॉइंटेड एज जस्टिस ऑफ पीस. तो एक अथॉरिटी बनाई गई, उसमें एक गवर्नर होता था और 5 सीनियर मेंबर होते थे काउंसिल के जो एज अ जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट किए गए थे और ये क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन को हैंडल करते थे. इनका क्या एम्पावरमेंट प्रोवाइड किया था दैट दे कुड अरेस्ट पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ क्राइम एंड पनिश देम फॉर पेटी ऑफेंसेस. मतलब ये अगर कोई भी छोटा मोटा क्राइम करता है तो उसको पनिश कर सकते हैं और अरेस्ट कर सकते थे. नाउ नेक्स्ट प्रोविजन इज जूरी ट्रायल इन क्रिमिनल केसेस. जूरी हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंग्लैंड. एज यू ऑल नो दैट जूरी का हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है. इट यूज टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑलवेज फॉर द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंग्लैंड. द चार्टर ऑफ 1726 provided that the criminal cases in presidencies should be decided with the help of grand jury and petty jury.
1726 के चार्टर ने ये कहा, ये एम्पावर किया कि क्रिमिनल केसेस को जो हैंडल करने के लिए, को डिसाइड करने के लिए ग्रैंड जूरीज को भी फॉर्म आउट करना चाहिए, जूरीज भी अपॉइंट होनी चाहिए। तो उन्होंने एक ग्रैंड जूरी और एक पेटी जूरी को अपॉइंट किया। ग्रैंड जूरी में 23 पर्सन्स होते थे, लेकिन पेटी जूरी के जो नंबर ऑफ पर्सन्स थे वो डिफाइंड नहीं थे, दे कैन फ्लक्चुएट। ग्रैंड जूरी जो थी वो ग्रैंड यानी कि बिग, बड़े जो भी क्रिमिनल केसेस होते थे उनको हैंडल आउट करती थी, एंड पेटी जूरी यूज्ड टू हैंडल द पेटी criminal offenses. Now the last provision, legislative power under the charter. The charter of 1726 empowered the governor in council of each presidency to make the bylaws, rules or ordinances for the regulation of this corporation. चार्टर ने एम्पावर किया था गवर्नर एंड काउंसिल को कि वो लॉज बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, ऑर्डिनेंसेस बना सकते हैं इस कॉर्पोरेशन के, मीन्स इस कोर्ट के रेगुलेशन के लिए। गवर्नर एंड काउंसिल को ये भी पावर थी कि वो पनिशमेंट्स भी दे सकते हैं उन लोगों को जो इन रूल्स को डिसोबे करता है। सो दे वर द बेसिक 5 प्रोविजंस विच वर द पार्ट ऑफ द चार्टर ऑफ 1726 मीन्स मेयर्स कोड। नाउ वन छोटा सा एक टॉपिक और है कि एज आई टोल्ड यू कि मेयर्स कोड एक बार पहले भी इस्टेब्लिश हो चुकी है मद्रास में, वो हुई थी सेटलमेंट एट मद्रास के अंदर 1686 में। सो अ क्वेश्चन माइट कम दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्टर ऑफ 1686 एंड चार्टर ऑफ 1726। सो गाइस, जो 1686 में कोर्ट स्टेब्लिश हुई थी मेयर्स कोर्ट, वो एक कंपनीज कोर्ट थी, तो दैट वाज अ कंपनीज कोर्ट। लेकिन जो 1726 में स्टेब्लिश हुई है दैट इज अ क्राउन्स कोर्ट। ठीक है, 1686 वाली जो कोर्ट थी दैट यूज टू हैंडल बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, बट इन 1726 द मेयर्स कोड यूज टू हैंडल ओनली सिविल केसेस। 1726 could decide the testamentary cases, but 1686 could not decide the testamentary cases. In 1686, the appeals of the mayor's court used to lay to Admiralty Court, but in 1726, appeals used to lay to the governor and council, and in the cases which were the value of 1000 pagodas plus, that used to go lay to the king in council. And the last point is that in 1686 the mayor's court or the corporation consisted of 12 aldermen, and out of which 3 should be pure Englishmen, while on the other hand in the mayor's court in 1726 it used to consist of 9 aldermen, in which 7 should be pure Englishmen and 2 may be of any nationality. So this was the basic difference between the charter of 1686 and charter of 1726. I hope the things are clear to you. I have covered each and every point in the mayor's court portion. So guys, this was all about it. Thank you so much for watching the video and for receiving the notifications of further videos. Do click on the bell icon, and if you like the video, click the thumbs up button, and for any queries write down on the comment section. Thank you so much. Bye bye. Have a nice day.